हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपने नेट स्ट्रेटजी का। हम नेट की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, प्रिपरेशन अपनी कैसे स्टार्ट करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। और ये जो 3 वीडियो का एक सीरीज है वो उन बच्चों के लिए है जो कि अभी एमए में स्टार्ट किए हैं, नेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने नेट क्या होता है, कैसे होता है, कौन क्वेश्चन पैटर्न कैसे आते हैं, ये सारी चीजों पे चर्चा की थी। कल वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट में होते हैं, ये सारी बातें हमने की थी। तो उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि एग्जाम जो होता है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का होता है। और 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन मैंने कहा था पेपर 1 का होता है। ठीक है, पेपर 1 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 1 क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप तैयारी करो, इन बातों पे चर्चा करेंगे। मेरा जो फोकस है वो एनटीए नेट ज्योग्राफी को लेके है। तो अगर आप एनटीए नेट ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे ऐप पे 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। फर्स्ट कोर्स जून 2025 के बच्चों को टारगेट करते हुए क्विक रिवीजन सीरीज है, जो कि दिसंबर 24 को स्टार्ट हो रहा है। एंड एक साल जो अभी एमए सेकंड सेमेस्टर में बच्चे गए हैं उनको टारगेट करते हुए 1 ईयर का प्रोग्राम है, जो कि इसके साथ ही स्टार्ट होगा। इनिशियल लेक्चर साथ होंगे, बाद में फिर अलग अलग बैचेस चलेंगे। इसका प्राइस 3599 रखा गया है। इस पे भी 21% ऑफ आपको मिलेगा और ये 2800 के अराउंड का आप ऐप पे देख सकते हैं। 6 महीने को, डेट इज वेरी चीप। अगर आप एनुअल कोर्स लेते हैं तो वो 5399 का है, लेकिन इस पे भी 21% ऑफ है, तो ये 4300 के अराउंड में आपको मिलेगा। अगर आप मेरे से पढ़े हुए पुराने स्टूडेंट्स हैं तो यू विल गेट 25% ऑफ। फॉर दिस प्लीज टेक्स्ट मी, मेल मी और टेक्स्ट मी ऑन द ऐप। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख लीजिए। इसका जो फोकस है, ये 6 मंथ वाले का जो फोकस है वो क्विक रिवीजन करते हुए 5 मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट में फुल आपको दूंगा, लेकिन पेपर 1 पे फिर सजेशन दे पाऊंगा। पेपर 1 में पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा लेकिन पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, जिसका कोड 80 है। 1 ईयर प्रोग्राम में भी गाइडेंस मेरी पेपर 1 के लिए भी रहेगी। पेपर 2 पूरा सिलेबस में कवर करवाऊंगा, मल्टीपल रिवीजन एंड एमसीक्यू टेस्ट वगैरह, ये सारा इंक्लूडेड रहेगा। तो इससे चीप नेट प्रिपरेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो डाउनलोड द जियो क्लास ऐप नाउ। चलो, पेपर 1 को मैं कहता हूं किंग मेकर। क्यों मैं कहता हूं पेपर 1 को किंग मेकर? क्योंकि देखो 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें से 20 क्वालिफाइंग होता है कि 20 तुमको लेना है। 20 मतलब सही, 20 लेना मतलब 20 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। तो ये 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। इसमें आप जितना हाईएस्ट स्कोर करोगे, इसमें आप जितना हाईएस्ट स्कोर करोगे, आपके जेआरएफ होने का उतना चांस बढ़ेगा। पेपर 2 को मैं कहता हूं कि पेपर 2 जिसका अच्छा है वो नेट हो जाएगा बहुत इजीली। लेकिन ज्योग्राफी में अगर पेपर 1 आपका खराब होता है तो आप जेआरएफ होते होते रुक जाओगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से रुक जाओगे। ये वाली बात अगर आप जिस मर्जी से पूछ लो, जितने, अगर आप किसी अपने सीनियर को जानते होगे जिन्होंने ज्योग्राफी में नेट निकाला है, आस्क देम, वो कहेंगे कि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी वालों के लिए, क्योंकि पेपर 2 बहुत बार कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ ऊटपटांग से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए पेपर 1 को ज्योग्राफी की दृष्टि से मैं कहता हूं इट इज किंग मेकर। अगर मेरी बात करें तो मैंने 50 में से 38 करेक्ट किया था अपने टाइम पे, एंड आई स्कोर्ड 99.92 और 94 परसेंटाइल। ठीक है, तो इसीलिए पेपर 1 में मेरी जो पहले अटेम्प्ट में मैंने 32 सही किया था। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं जेट के, तो पहले में मैं नेट था, दूसरे में मैं जेआरएफ हो गया था। मैं अपने एमए सेकंड सेमेस्टर में ही जेआरएफ हो गया था। तब मेरे 38 पेपर 2 में मार्क्स थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 32 मार्क्स थे। पेपर 1 पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों ध्यान देना? किंग मेकर है। आप गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी ज्योग्राफी वाले क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको मैं वो भी बताता जाऊंगा। इस पेपर को कहते हैं, इसका कोड है 00, और इस पेपर को कहते हैं जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसे कि नाम से पता है, इसमें टीचिंग से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। 50 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, एंड 3 घंटे का जो टाइम टोटल मिलता है उसी में इसको भी करना होगा। ठीक है, चलो एक एक करके मैं चलता हूं।
पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो टीचिंग में क्या पढ़ाते हैं कि टीचिंग का कैसे होना चाहिए, टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, टीचिंग क्यों जरूरी है, किस प्रकार से हम टीचिंग करते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, ये पहला पार्ट है कि टीचिंग क्या होता है। फिर एक लर्नर क्या होता है कि कोई बच्चा है, जब तुम क्लास में पढ़ाने जाते हो, क्योंकि जब तुम पीएचडी कर ले रहे हो तब तुम बच्चों को पढ़ाओगे, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाओगे, तो पढ़ाना भी तो तुम्हें सीखना है। तो नेट ये अश्योर करता है कि तुमको ये चीजें पता है, रिसर्च करनी आती है, पढ़ाना आता है, ये सब चीजें तुमको पढ़नी है। तो पहला टीचिंग क्या है उसके बारे में तुमको समझना है, लर्नर की एबिलिटी क्या है, ये सारी चीजों को तुमने देखना है। फैक्टर्स कौन कौन से इंपैक्ट करते हैं लर्निंग को, सपोर्टिव लर्निंग को, आपस में कैसे इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करना है, ये सारी चीजें इसके सिलेबस में है। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग में कि मूक क्या है, स्वयं क्या है, टीचर सेंटर्ड स्टडी क्या होती है, लर्नर सेंटर्ड स्टडी क्या होती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, क्या इमर्जिंग ट्रेंड है, ये सारी बातें आती हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी, प्राचीन काल में कैसे था, ट्रेडिशनल में कैसे है, एंड आईसीटी जब इंटरनेट एंड कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गया है, आईसीटी आ गया है, उसके बाद हम लोग कैसे टीचिंग इवॉल्व की है उसकी पढ़ाई करते हैं। साथ में इवेल्युएशन कैसे करना चाहिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट क्या होता है, इन सब चीजों को डिटेल में हमारा ये पोर्शन टीचिंग एप्टीट्यूड वाला कवर करता है। तो 10 यूनिट है, देखो पेपर 1 में 10 यूनिट है सिलेबस के, 10 यूनिट से 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से आना चाहिए। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट लेके यही चलना है कि हर टॉपिक से तुम्हारे 5 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, तो ये होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब इसमें रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च का टाइप, रिसर्च का पर्पस, रिसर्च कैसे करना चाहिए, क्या स्टेप्स होता है, क्या थीसिस होता है, क्या आर्टिकल होता है, क्या जर्नल होता है, क्या पीयर रिव्यू होता है, कैसे एप्लीकेशन होते हैं, रिसर्च में एथिक्स क्या है, केयर लिस्ट क्या है, केयर लिस्ट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें रिसर्च एप्टीट्यूड के सेकंड चैप्टर में आते हैं। थर्ड, कॉम्प्रीहेंशन। अब देखो इसमें ऊट पटांग चीजें आ सकती हैं, इसमें तुमको पढ़ी हुई चीज आएगी। रिसर्च एप्टीट्यूड में ऊट पटांग बहुत कम आता है, जो तुम पढ़े हो वही आता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन तो सबसे आसान काम है। तुमको एक पैराग्राफ दिया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पैराग्राफ दिया होगा एंड उसके बेसिस पे तुमको क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होते हैं, मैंने कहा ना हर टॉपिक से 5 आते हैं, तो इससे तो पक्का 5 आएंगे, 10 हो सकते हैं लेकिन 5 से कम नहीं होगा, कॉम्प्रीहेंशन आएगा ही आएगा। तो ये तो श्योर शॉट होता है कि तुम 5 में से 5 सही मार दो। तो इंग्लिश या हिंदी में कॉम्प्रीहेंशन होता है जिसके बेसिस पे तुमको आंसर करना होता है। अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम तक ये पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, कुछ मैं बोल के बताता हूँ, कुछ मैं इशारों से बताता हूँ। कल्चरल ग्रुप में कैसे कम्युनिकेशन होता है, अलग अलग ग्रुप में कैसे कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होता है, ठीक है, मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, मतलब क्या है कम्युनिकेशन, इसके बारे में थर्ड यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ यूनिट क्या है, मैथमेटिकल्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स में क्या 5-6 टॉपिक गिन गिना के हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, यानी 10th क्लास तक का जो बेसिक मैथ्स है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये सब नहीं आता है। 10th क्लास तक के बेसिक मैथ्स अगर तुमको आता है, ठीक है, तो ये यूनिट तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे। सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे पास इतने इतने के सिक्के, इतने सिक्के हैं तो तुमको कितने सिक्कों में इतने रुपए हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है मैथ्स के। रीजनिंग में भी अगर तुम रिलेशनशिप्स, कोड्स, ये सब सीरीज लेटर वाले कर लेते हो तो काफी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसके वेटेज को ये लोग बढ़ा देते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन इस 8 से 10 क्वेश्चन में से भी 5 से 7 क्वेश्चन डुएबल होता है, तुम कर पाओगे, ऐसा होता है। अगर तुमने 10th तक मैथ्स पढ़ा है, तुमको इसमें बहुत ज्ञानी मैथ्स में नहीं होना है। अब ये डर है बच्चों में, पता नहीं क्यों, तो मैथ पूछता है, पेपर 1 में मैथ पूछता है, कैसे होगा, अरे क्या मैथ पूछता है, परसेंटेज निकालने को दे रहा है, बचपन से निकालते आए वो, टाइम डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन दे रहा है, प्रपोर्शन का क्वेश्चन दे रहा है, रेशियो का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, क्या है, बहुत इजी है, बहुत इजी अगर तुम इसके प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये मैथमेटिकल एंड रीजनिंग का एप्टीट्यूड। फिर है लॉजिकल रीजनिंग, ये थोड़ा डिटेल्ड है, इसमें वेस्टर्न लॉजिक ट्रेडिशन एंड इंडियन लॉजिक ट्रेडिशन दोनों चलता है कि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट कैसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं, फैलेसीज क्या होती हैं, मूड एंड फिगर क्या होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं। अगर आपने फिलोसफी पढ़ा हो तो फिलोसफी में एक लॉजिक का पेपर होता था, जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, जो पढ़े हैं उनके लिए लॉजिक का एक पेपर होता था, तो उसका ही सिलेबस इसमें है।
एनालॉजीज कैसे ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम से कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद इंडियन लॉजिक में प्रमाण किस प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, अर्थपति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, ये सारी चीजें इस सिलेबस में है। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते नहीं होते, इसके बारे में पढ़े नहीं होते हैं, तो इसका पढ़ना होता है, ठीक है। इसके लिए तुमको लगेगी मेहनत। इसमें से भी 3 क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर 7-8 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इस सेक्शन में थोड़ा जाता है। फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर तुमने ज्योग्राफी पढ़ा है बीए एमए में, तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे टेबल चार्ट हो, चाहे लाइन चार्ट हो, तुम बीए में पढ़ के आए हो, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में रहो, ये तो बेसिक डेटा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, 5 नंबर का एक ऐसे डायग्राम दे देते हैं, उसमें नंबर होता है, इसी के बेसिस पे 5 क्वेश्चन ये लोग ड्रॉ कर देते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। मजे की बात यह है कि कुल मिला जुला के जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है, जो मेरी स्टडी कहती है, जो मैं पिछले सालों के कई सालों के पेपर को देखा हूं, ये कहता है गिन गिना के ना 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, डीआई में। कुल मिला जुला के 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें तुमको क्या क्या आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, रेशियो निकालना आना चाहिए, प्रपोर्शन निकालना आना चाहिए, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स जो तुमने पहले देखा, वो प्रॉफिट लॉस निकालना आना चाहिए, इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए। अगर ये तुमको आता है और डेटा का तुमको पता है कि डेटा कैसे अरेंज्ड है, तो तुम्हारे लिए ये बच्चों का खेल है। 5 में से तो 4 सही मार के ही आओगे, एक मान लो गड़बड़ हो भी गया तो, ठीक है, एकदम बच्चों का खेल बन जाता है। लेकिन नहीं, माथे पे बिठा के रखते हैं कि अरे भाई साहब पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं है भाई, करो तो प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के एग्जाम देने चले जाते हैं, बिना प्रैक्टिस के एग्जाम तुम नहीं दे सकते। मैथ्स का एग्जाम मैं अपनी 12th क्लास में बिना प्रैक्टिस के चला गया था देने, बहुत घटिया नंबर आए, ठीक है। बाकी सब में 90% थे, उसमें 65% थे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस था ना, मेरे को तो फॉर्मूला आता है, नहीं होगा, मैंने तो डीआई 4 कर लिए, नहीं होगा। तुमको 20-50 डीआई के क्वेश्चन बैठ के करने पड़ेंगे, तभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीटी। आईसीटी में इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, मीट, वायरस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये पूछा जाता है कि आईसीटी क्या है, एक्सेल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वायरस क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एंटीवायरस क्या होते हैं, डॉस क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, जावा क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक आपको पूछी जाएंगी। आगे है पीपल। इसमें ये वाला जो यूनिट है, ये जीके से रिलेटेड यूनिट है, यानी कि इसमें 2 चीजों पे फोकस रहता है। एक डिजास्टर डेवलपमेंट, डिजास्टर डेवलपमेंट ही मान लो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हुई, रियो समिट हुआ हो, देश में कुछ हुआ हो, विदेश में कुछ हुआ, उसके बारे में पूछते हैं। दूसरा, डेवलपमेंट को रिलेटेड जितनी भी चीजें दुनिया में हुई है, उसके बारे में पूछते हैं। तो ये पूरा का पूरा यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट पे आधारित होता है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, पॉल्यूशन क्या होता है, अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन क्या होते हैं, बीओडी क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन को कैसे रोकना चाहिए, हजार्ड एंड माइग्रेशन में हजार्ड एंड कोई हजार्ड है एंड कोई डिजास्टर है, इनमें फर्क क्या है, रियो समिट क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, और कॉमन फ्यूचर क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इन सब के बारे में जो ग्लोबल समिट्स वगैरह हुए हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जैसे कि बहुत सारे हायर एजुकेशन का सिस्टम है, कितने कॉलेज है, कितने स्कूल हैं, कौन कौन सा पॉलिसीज आया है, किस पॉलिसी का क्या कमेटी का अध्यक्ष था, तो ये सारी चीजें इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब पढ़ेंगे कैसे? देखो, वैसे तो मैं बुक सजेस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें ना 2-3 चीजें बताऊंगा। एक है केवीएस मदान सर की बुक। देखो, जो चीज मेरे को हेल्प की है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक है केवीएस मदान सर की बुक, ठीक है। केवीएस मदान सर के बुक से जनरल ये टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग वाली पार्ट, आईसीटी वाली पार्ट और हायर एजुकेशन वाली पार्ट, 5 यूनिट बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर तुमने केवीएस मदान सर की किताब को हार्ट एंड सोल से पढ़ा है, मन लगा के पढ़ा है, तो इस सेक्शन के बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। ये मैं खुद के उससे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दूसरा आपको मैं बताऊं,
क्योंकि आप एमए के स्टूडेंट्स हो ना, तो तुमने रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोई ना कोई किताब तो पढ़ी ही होगी। ज्योग्राफी की हो तो खास करके मैं मान के चल रहा हूँ कि जरूर पढ़ी होगी। रिसर्च मेथड की कोई किताब तो लिए होगे तुम, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग कोठारी सर की किताब लेते हैं, तो आपके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक बुक होनी चाहिए, कोई भी बुक। उस बुक में ये जो रिसर्च वाला सेक्शन है वो पूरा कवर होता है, बहुत अच्छे से वो पूरा कवर होता है, ठीक है? तो उसको आपने वहां से करना है, बहुत जरूरी है। तीसरा, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के लिए कि भी दोस्त वोस्त या लाइब्रेरी जाओ या इंटरनेट पे ढूंढो, छोटी पतली किताब तुमको मिल जाए जिसमें 20-40 कॉम्प्रीहेंशन हो, ठीक है? वो बैंकिंग एसएससी वाला भी कॉम्प्रीहेंशन चलेगा, कॉम्प्रीहेंशन जहां से मिले करो। डीआई के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन तुम कोई बेसिक डीआई की किताब अगर मिले तो तुम वो भी ले सकते हो। या इसके लिए सबसे अच्छा मैं तरीका बताता हूँ कि पिछले जितने साल में पेपर 1 में डीआई आया है, बस इतना करो, बस इतना कि पिछले जितने सालों का डीआई आया है वो डीआई सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है? सारे पेपर्स का, ठीक? किसी में भी आया हो, वो बहुत सारे डीआई हो जाते हैं। ज्योग्राफी वालों का अलग आता है, सोशियोलॉजी में अलग आता है, मतलब इतने सारे पेपर 1 होते हैं। जितने तुमको डीआई के क्वेश्चन मिले उठाओ। कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी तुम ये काम कर सकते हो कि जितने तुमको क्वेश्चन मिले उठाओ एंड सॉल्व दैट, एंड देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? उसके बाद आता है डेवलपमेंट वाला पार्ट। देखो, कोई भी ज्योग्राफी का टीचर होगा, मैं ही करवा दूंगा चलो, वो डेवलपमेंट हजार्ड पे डिटेल क्लास लिया ही होगा यूट्यूब पे। अब मेरा देखो ये होता है ना कि मैं ये नहीं कहूंगा मेरे से ही पढ़ो, है ना? तुमको पढ़ना है, तुमको क्वालिफाई करना है। तुम्हारी जगह मैं आके सोचूं तो मैं तुमको कहूंगा मेरे से ही पढ़ो, तो अजीब है। तुमको इंटरनेट पे जिसका समझ में आ रहा है, सब लोग पढ़ाए होंगे, डेवलपमेंट के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में सब पढ़ाए होंगे, ठीक? उनका क्लास करो, मैं भी करवा दूंगा आने वाले समय में। तो उस पर थोड़ा फोकस करके वो क्लास करो एंड उसको समझो। अगर वो समझ गए तो तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद बचता है जो सबसे परेशान करने वाला यूनिट होता है, मैथ। तो तुम एक बात बताओ, 10वीं क्लास की मैथ की किताब लेके तुम प्रॉफिट लॉस निकालना सीख सकते हो अपने छोटे भाई बहनों से? सॉरी, या फिर अपने जूनियर से या फिर अपने सीनियर से? बहुत सारे बच्चे आप लोग बैंकिंग एसएससी और ये सब बीए का जब आपने स्टार्ट किया होगा, एंट्रेंस दिया होगा, तब वहां पे किए होगे। तो उसी लेवल का तुमको मैथ अपना रिवाइज करना है कि रेशियो निकालना आ जाए, परसेंटेज निकालना आना जाए, डिस्काउंट निकालना आ जाए। इतना कर लो कि काफी है। तो केवीएस मदान सर की बुक ले लो, एक लेटेस्ट एडिशन लेना, एकदम नया वाला। अगर तुमको कहोगे पुराना वाला है मेरे पास सर, तो कोई बात नहीं, अगर 4-5 साल 6 साल पुराना है तब बदल लेना, अगर पिछले सेशन में लिए हो तो चला लेना। जो नया कंटेंट है वो जेरोक्स करवा लेना कहीं पे, ठीक है? तो मदान सर की किताब ले लो। एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोई भी किताब जो तुम फॉलो करते हो, जो तुम्हारे कॉलेज स्कूल में फॉलो करवाया जाता है, उसको देखो, उससे टॉपिक्स करो। कॉम्प्रिहेंशन एंड डीआई की प्रैक्टिस पिछले जितने सालों का तुमको प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है वहां से करो। उसके बाद एमसीक्यू जितना सॉल्व कर सकते हो करो, जितने पेपर सॉल्व कर सकते हो करो। मैथ अपने जूनियर से सीखो, अपने छोटी किताबों से सीखो। बस मैं अश्योरेंस देके कह सकता हूं कि अगर तुम इतनी बात फॉलो करते हो तो यू विल स्कोर 30+, मे बी 35+। इतना अश्योरेंस तो मैं देता हूं। सेकंड, इसमें आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट। तुमको उसके लिए एमसीक्यू ऑनलाइन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एमसीक्यू, ये नहीं कि गवारों वाले उठा के कर रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है? तो ये बातों का अगर तुम ध्यान रखोगे तो यू विल श्योरली क्वालिफाई पेपर 1 विद वेरी गुड स्कोर। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी ज्योग्राफी की रहेगी। योर टारगेट शुड बी 35+। ये अनरियलिस्टिक बात में नहीं बोल रहा। अगर तुम 35+ का टारगेट रखते हो तो पेपर 2 में गलती करने का तुम्हारा थोड़ा अधिकार रहेगा, ठीक है? तो इस ट्रेंड को फॉलो करके तुम तैयारी करो। बहुत लोग बताने आ जाएंगे ये करना वो करना बहुत मुश्किल है, पेपर 1 छोड़ भी दोगे तो चलेगा। छोड़ दोगे नहीं चलेगा, तुम रगड़ के रह जाओगे, तुम्हारा जेआरएफ नहीं होगा। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई, 90-100 मार देता है उसमें, तो मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन मैं मेरे जैसे मेजोरिटी स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, अगर पेपर 1 उनका खराब होता है तो वो जेआरएफ नहीं हो पाते हैं। मेरे बहुत सर्कल है, मैं जानता हूँ। तो आप थोड़ा सा इस पे ना दम लगाओ। ये नहीं कि सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पेपर 1 छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है? तो फॉलो दीज जो थोड़े टिप्स ट्रिक्स दिए मैंने, उनको फॉलो करना शुरू करो, आज से ही करो, ठीक है?
तो ये हमारा पेपर 1 का था। ज्योग्राफी का सिलेबस मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन जो लोग एमए में हैं, एमए सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए 2 कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो एंड चेक दैट आउट। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी पूछना हो, कमेंट में मेरे ऐप पे आके www.thegeoclass.com पे जाके या फिर thegeoclass@gmail.com पे तुम मुझे मेल कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। वीडियो में दूसरा लेके आऊंगा, ज्योग्राफी के सिलेबस पे बात करूंगा एक एक बात कि कौन कौन से बुक्स उठाने चाहिए। देखो, पीजी से थोड़ा डिफरेंट है नेट, वास्ट सिलेबस है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन अगर एक बार निकल गया और तुम एकेडमिया में आना चाहते हो तो तुम लोग बहुत खुश रहोगे। ठीक है, जेआरएफ निकाले बिना रिसर्च करना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पे होते हैं कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर होते हैं, टेंशन भी आपके ऊपर होता है, बहुत कुछ होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कम से कम जेआरएफ हो, ताकि आप रिसर्च अच्छे से कर सको, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अच्छा रहे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना स्टडी कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, आपकी क्वेरीज वेलकम है। गो एंड चेक आउट द जियो क्लास ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, जय हिंद।